जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। आज से हम लोग मतलब क्या कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बेसिक्स एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो कि अगर मैं एटम की स्टार्टिंग करूंगा तो पहले मैं एटम्स के बारे में बताऊंगा। फिर उसके मतलब क्या कहते हैं कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, उससे रिलेटेड सिंबल बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड मतलब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं मॉलिक्यूल के बारे में आऊंगा और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं थ्रू आउट चैप्टर फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लेकिन कहीं न कहीं भैया हम लोग पहले ही चैप्टर से मतलब क्या कहते हैं मैटर इज आवर सराउंडिंग से लेकर मतलब क्या कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर उस तक भी हम लोगों ने कहीं न कहीं मतलब क्या कहते हैं एटम का इतनी बार नाम सुन लिया है कि हमारे लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोई भी टफ चैप्टर नहीं बचा। ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं जो अभी तक हमने प्रीवियस पढ़ा है इस चैप्टर में। जैसे अगर मान लो कि मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो पहले हमने इंडियन फिलोसफर्स की बात की थी, है ना? किनकी बात की थी? इंडियन फिलोसफर्स की बात की थी कि उन्होंने मतलब क्या कहते हैं एटम्स के बारे में क्या बोला था। तो हमने उससे रिलेटेड परमाणु के बारे में सुना था कि परमाणु होता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना था, है ना? तुम्हारे कत्यायामा जैसे फिलोसफर के बारे में सुना था, महर्षि कनाड के बारे में सुना था। उसी जगह हमने डॉल्टन्स के बारे में भी समझ लिया था थोड़ा बहुत कि डॉल्टन क्या होता है। फिर जब हमने इंडियन फिलोसफर पढ़ दिया था तो फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, कोई गेस करके बता सकते हैं? आज छोटा सा रिवीजन करके स्टार्ट कर रहा हूँ, बताओ। उसके बाद फिर हमने भैया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था तुम्हारा? लवेसियर के बारे में। हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जितनी भी हम लोग केमिकल केमिकल रिएक्शन कराते हैं उनमें हम लोग को मतलब क्या कहते हैं बेसिक बेसिक ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं राइट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मुझे पता चला कुछ ऐसे लॉज है जो फंडामेंटल है। जैसे मास से रिलेटेड था कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा, प्रपोर्शन हमेशा उसका मतलब क्या कहते हैं हर एक मतलब क्या कहते हैं केमिकल कंपाउंड का, चाहे वो आपका H2O चाहे आपका CO2, वो हमेशा मेंटेन रहने वाला है। फिर उसके बाद एक तुम बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे तुम्हारा मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में समझोगे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। फीसी में हमने एवोगाड्रो लॉस के बारे में भी थोड़ा बहुत जाने थे कि हाँ यार इतने सारे लॉज होते हैं जो एक कंप्लीट मतलब क्या कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाते हैं। तो हमने ये चीज समझ लिया था, फिर हमने एक एक पार्ट भी समझ लिया था। फिर हम फिर हम आ जाते थे डॉल्टन्स की थ्योरी में। फिर डॉल्टन्स ने कैसे मतलब क्या कहते हैं कि अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और उस एटॉमिक थ्योरी के दम पे मतलब क्या कहते हैं जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो कंजर्वेशन ऑफ मास को बोला गया, प्रोपोर्शन को बोला गया, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये सारी चीजें थी। लेकिन हमें मालूम है कि उनके सारी जो थ्योरी थी वो सही नहीं थी, तीन जगह गलत हो गई थी। एक थ्योरी गलत हो गई थी उनके स्ट्रक्चर्स को लेकर कि उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो तुम्हारा इंडिविजिबल हो रखा है। दूसरा, उन्होंने आइसोटोप्स को अच्छे से नहीं समझा पाए थे तो आइसोटोप्स के बारे में मतलब हमको समझ में आ गया। फिर हमको ये भी पता चल गया था कि हाँ यार इनका आइसो बार्स वाला भी मतलब सिस्टम सही नहीं है, तो हमने आइसो बार्स के बारे में भी हल्का फुल्का समझ लिया था। लेकिन नाइन्थ में आइसोटोप्स आइसोबार्स बहुत ही प्यारा टॉपिक दे रखा है, वो तुमको मतलब क्या कहते हैं बाद में अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम उसकी दिक्कत मत लो, ठीक है? तो देखो, जब तुमने अपने स्कूल में गए होगे तो स्कूल में तुमको मतलब क्या कहते हैं एटम कुछ इस तरीके से पढ़ाया होगा। देखो बेटा, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मतलब क्या कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ईंटों से बनी हुई है ना? अगर मान लो कि अगर आपके पास मतलब ये नहीं होंगे, ईंटें नहीं होंगे, तो आप बड़ी से बड़ी मतलब क्या कहते हैं बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। तो केवल बिल्डिंग के लिए ही आपके लिए एटम जैसे उसको मतलब रिसेम्बलेंस नहीं करना है। तुम्हारे आसपास जितने भी मैटर हैं, केवल बिल्डिंग की ही बात नहीं हो रही है। तुम्हारे यहाँ स्पीकर हो गया, तुम्हारा डेस्क हो गया, टेबल हो गया, सारी चीज हो गई। तो वो जो मिलकर जो एक मैटर फॉर्म हो रहा है ना, एक जो मैटर फॉर्म हो रहा है वो तुम्हारे छोटे 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 मतलब क्या कहते हैं एटम से मिलकर बन रहा है। तो मैं एटम्स को क्या बोल सकता हूँ कि हाँ यार एटम एक तरीके का तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब कि वो तुम्हारा बिल्ड करके एक मैटर बना रहा है। अब हो सकता है कि उस एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, इस वजह से जो तुम्हारा मैटर बना हो वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं दूसरे मैटर से डिफरेंट हो। लेकिन दूसरा मैटर भी तुम्हारा किसी ना किसी एटम से बना है, क्योंकि एज अ एटम हम लोग क्या बोलते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल बोल देते हैं। तो ये जनरल भाषा होती है, एटम को समझाने की जनरल भाषा होती है। ये एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर दैट मेक्स अ मैटर, है ना? एंड विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मैटर्स बिकॉज द एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू ईच अदर्स। ये हो गया। लेकिन अगर मैं नेचुरली अगर केमिकल मतलब क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री के सेंस में अगर तुमको एटम को समझाऊंगा तो एटम्स को क्या बोला जाता है कि ये एटम मतलब कि एक तरीके का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो कि तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मुझे समझ में आ गया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास? टोटल 118 एलिमेंट है। तो वो उन 118 एलिमेंट के तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे एटम्स होंगे। और वो एटम्स तुम्हारे इन एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे। इसी को हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि वो बोल देते हैं तुम्हारा एटम बोल देते हैं।
तो एटम्स को केमिस्ट्री के टर्म में कैसे समझा जाता है कि एटम्स आपके मतलब क्या कहते हैं एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, मतलब कि एकदम छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना। इनको क्या बोल सकते हो कि एक तरीके के बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट के, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि भैया ये जो 118 एलिमेंट है, इनमें से केवल आपका जो 18th ग्रुप है, अगर मैं अभी दिखाऊंगा तुमको बाद में, जो 18th ग्रुप है जिसको हम लोग नोबल ग्रुप बोल देते हैं, केवल आपका नोबल ग्रुप ही ऐसा हो रखा है जो आपका स्टेबल हो रखा है, मतलब कि रिएक्टिव नहीं है। अदरवाइज आपके जितने भी मैक्सिमम आपको मेटल दिखाई देंगे, वो मतलब क्या कहते हैं कि रिएक्टिव हो रखे हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे मतलब क्या कहते हैं कि नोबल गैस बनना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके एटम्स भी तुम्हारे मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अभी केवल इतना याद रखो, अभी जनरल 10th के हिसाब से, कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि Na और तुम्हारा Cl मिलकर तुम्हारा NaCl बनाता है, तो ये तुम्हारा Na एक मेटल है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं Cl एक नॉन मेटल है, और तुम्हारा ये जो NaCl है ये तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड हो गया, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूँ। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है दो एलिमेंट से, कि जो कि एक एलिमेंट तुम्हारा Na जिसको मैं मेटल बोलता हूँ, एक एलिमेंट तुम्हारा Cl है जिसको मैं मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल बोलता हूँ। तो ये कैसे बन गया? ये इसी वजह से बन गया, क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को स्टेबल करना चाह रहे हैं, कि यार देख भाई, मैं भी रिएक्टिव हूँ, तू भी रिएक्टिव है, तो इस वजह से आपस में मतलब क्या कहते हैं स्टेबल करना पड़ेगा। और ये स्टेबल कैसे करते हैं? ये या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? या तो मतलब क्या कहते हैं लूज कर देंगे तो होगा, या तो ये गेन करेंगे तो होगा, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि ये शेयर करेंगे तब ये स्टेबल होंगे। तो ये अभी लूज क्या होता है, गेन क्या होता है, शेयर क्या होता है, तो ये जब तुम मतलब 4th चैप्टर में होगे, है ना, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस कभी अभी बस केवल इतना जानो कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस पे अगर जैसे मान लो कि मैं NaCl एज अ केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ, कि जिसमें NaCl मिलकर एक तुम्हारा कंपाउंड बनाता है, NaCl बनाता है, ठीक है। तो Na का जो तुम्हारा लास्ट में जो वैलेंस सेल होगा, वैलेंस का मतलब होता है लास्ट, क्या समझ सकते हो कि वैलेंस का मतलब होता है लास्ट, और शेल का मतलब होता है रिंग, तो मतलब कि लास्ट रिंग। तो लास्ट रिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिसाइड करते हैं कि आप मतलब कितना रिएक्टिव होगे या नहीं रिएक्टिव होगे। जनरली ये बोला जाता है कि अगर आपके वैलेंस सेल में या फिर आपके वैलेंस रिंग में अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप मतलब क्या कहते हैं स्टेबल हो रखे हो। लेकिन अभी तुम लोग को शेल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, तो इसके अराउंड ये के होती है शेल, ये एल शेल होती है, ये उसके बाद फिर एम शेल होती है, फिर उसके बाद एन शेल होती है। और जो दो अगर आपके आउटर इलेक्ट्रॉन में आ रहे हैं, तो केवल और केवल के ही शेल में आने चाहिए। ये धीरे धीरे अभी आपको रट जाएगा, लेकिन बस अभी केवल इतना जानो कि हाँ भैया, जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन केमिकल रिएक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके थ्रू वो अपने मतलब क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से स्टेबल करना चाहता है, जैसे कि तुम्हारे नोबल गैस स्टेबल हो रखे हैं तुम्हारे 18th ग्रुप में। तो ये 118 एलिमेंट है, ये 118 एलिमेंट तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और इन्हीं को मतलब क्या कहते हैं हम लोग एक तरीके से एटम्स बोल देते हैं। कि मतलब कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और उस एटम में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है वो तुम्हारे लूज करके करें, वो हो सकता है वो गेन करके करें, वो हो सकता है वो शेयर करके करें। और ये पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप को रिएक्टिव नेचर से स्टेबल नेचर में लाना चाह रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे नोबल गैस होते हैं ये। तो पहले मेरे को बताओ, इतना बेसिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी बताने की कोशिश की? हाँ भैया। आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ऐसे काफी सारे मतलब क्या कहते हैं आपके एलिमेंट हो रखे हैं जो कि काफी रिएक्टिव होंगे, और वो अब साथ में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मतलब बैलेंस सेल में हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो या मतलब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, तब क्या करेंगे? तो भैया या तो लूज या तो गेन या तो शेयर करके करेंगे। तो अभी अगर मान लो कि इसमें सिंपल सिंपल अगर जैसे मैं कुछ तुमको मतलब कुछ ऐसे मेटल बताता हूँ, एलिमेंट बताता हूँ 118 में, जो कि काफी रिएक्टिव हो रखे हैं, है ना। कैसे हो रखे हैं? अगर मैं 118 एलिमेंट लिखता हूँ, तो इस 118 एलिमेंट में काफी रिएक्टिव हो रखे हैं। जनरली वो मतलब क्या कहते हैं हमको मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। मॉलिक्यूल अभी मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलता, है ना। जैसे मान लो कि मैं इस तरह से तुमको दिखा दूं, है ना, तो तुमको कभी भी हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं दिखाई देगा। जब भी कभी हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? H2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? H2 लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये जो तुम्हारा ये H2 ये मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि भैया ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड। तो अब ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अभी इसके बारे में बताते हैं। अभी जैसे मान लो कि मैं हाइड्रोजन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ,
तो मुझे मालूम है कि भई अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो जनरली इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं अभी तुम्हारा प्रोटियम वाला ही समझाता हूँ। तो जैसे मान लो कि इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में मतलब क्या कहते हैं, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ आउटर शेल में कितने तुम्हारे होने चाहिए वैलेंस शेल? क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है वो मैक्स टू मैक्स के ही तक जाता है ना? अभी तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाएँगे। तो अभी के लिए मतलब समझो कि यार देखो इसके वैलेंस शेल, इसका के शेल है और उसके इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और भैया ये स्टेबल नहीं है। अगर इसको स्टेबल होना है तो मतलब क्या कहते हैं, या तो उसको 2 चाहिए या तो 8 चाहिए। और ये भैया किसी भी हाल में मतलब क्या कहते हैं, इसका एक और शेल नहीं बन सकता, एल शेल नहीं बन सकता, के शेल बन सकता है। तो इसको मतलब 2 चाहिए, तो फिर क्या करेगा, इसके जैसे एक और हाइड्रोजन ले लेगा। अब उस हाइड्रोजन को भी मतलब क्या कहते हैं कि एक चाहिए, है ना? तो ये आपस में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है? तो ये आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को शेयर कर लेंगे। तो जैसे ही शेयर करेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर इन लोग को लगेगा कि अरे वाह, मतलब क्या कहते हैं कि देखो मेरे पास 2 हो गए। ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये तो मैंने तुमको बॉन्ड दिखा दिया कि हाँ ये बॉन्ड है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कुछ अगर दिखाना चाहूँ तो ये पता है कैसे एक्ट करेंगे कि हाँ, जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन है, इसके पास मतलब क्या कहते हैं कि 2 वो हो रखे हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन हो रखे हैं। इस वाले को लगेगा अरे मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन हो रखे हैं वैलेंस शेल में, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये अपने हिसाब से स्टेबल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नोबल गैस में तुम्हारा जो हीलियम होता है, हीलियम की आउटर शेल में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अब इसके बारे में सब पता चल जाएगा, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि हाँ भैया, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके फ्री स्टेज में नहीं पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि अपने जैसे एक दूसरा और बना के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबल होना होता है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में या तो 2 नहीं हो रहे होते, या तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और एग्जांपल किसमें देखा जाएगा, तो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन भी कभी भी आपका फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। वो कैसे पाया जाएगा, आपका 2 उसमें पाया जाएगा कि हाँ O2 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन के साथ मिला होगा। लेकिन ये कैसे मिला होता है तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड के साथ मिला होता है। तो ये डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैसे आ रहा है, ये क्लास 10 में पढ़ोगे, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा मैं तुमको समझा दूंगा। तो ये सारी चीज होती है। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, नाइट्रोजन की बात कर देता हूँ। तो नाइट्रोजन भी तुम्हारा कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। वो तुम्हारा हमेशा मतलब क्या कहते हैं, एक के साथ एक और पाया जाएगा। इसी वजह से हम लोग हमेशा N2 लिखते हैं, मतलब कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से मिल रखा है और वो तुम्हारा 3 मतलब कि 3 मतलब क्या कहते हैं बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बन रखा है। अभी ट्रिपल बॉन्ड वगैरह भी सब सारी चीजें दिखाएंगे। तो अगर मैं और भी एलिमेंट बोलूँ जो काफी रिएक्टिव हो रखे हैं और जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक इसी तरीके से तुमने क्लोरीन है ना, Cl2 जिसको हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद तुमने फ्लोरीन F2 सुना होगा, ब्रोमीन सुना होगा, फिर तुमने I2 सुना होगा, आयोडीन सुना होगा। तो तुमको कहीं ना कहीं वो वाला सीन याद आ रहा है जो मैं तुमको डाई एटॉमिक पार्टिकल समझाता था? बताओ मुझे कि डाई एटॉमिक पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो कि मतलब क्या कहते हैं कि 2 एटम से मिलकर बने होते हैं। तो अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि भाई ऐसे पार्टिकल 2 एटम से मिलकर बने होते हैं, एग्जाम्पल, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये क्यों, ऐसे पार्टिकल तुम्हारे 2 एटम से मिलकर क्यों बने हुए? क्यों? क्योंकि भैया ये तुम्हारे कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। इनके वैलेंस शेल में ना तो ही 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ना तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से इनको मतलब क्या कहते हैं, शेयर करके ये ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को गिव कर रहे हैं, मतलब कि ना तो ये तुम्हारे लूज कर रहे हैं, ना तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा गेन कर रहे हैं, और ना ही ये लूज और तुम्हारा गेन नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा क्या कर रहे हैं, सब के सब शेयर कर रहे हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मुझे बताओ डाई एटॉमिक पार्टिकल, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम से जो मिल गया है, जो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं एक मॉलिक्यूल का फॉर्म ले लिया है, वो मॉलिक्यूल का फॉर्म कैसे ले लिया, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, लूज कर गए, या गेन कर गए, या शेयर कर गए? तो तुम हमेशा बोलोगे कि भैया डाई एटॉमिक पार्टिकल के केस में जो एटम्स होते हैं, जो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ मिलकर अपने आप को स्टेबल करते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ना कि लूज करते हैं, ना कि अपना गेन करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब देखो ये जितने भी मैंने एटम्स के बारे में अभी बोला, है ना, अगर अगर बोला जाए एटम्स के बारे में बोले तो तुम क्या बोलोगे, भैया एटम्स वही ना जो 118 एलिमेंट के होते हैं, हाइड्रोजन के अलग, हीलियम के अलग, नियॉन के अलग, सबके अलग। हाँ बिल्कुल। इनके जो साइज होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे 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 होते हैं। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मैं कॉपर की बात कर देता हूँ, तो कॉपर का जो मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग सिंबल लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, Cu से लिखते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो कि मैं कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर के एक मतलब एटम्स की बात करता हूँ, है ना? तो अगर मान लो कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर का वो हो रखा है, मतलब कि क्या कहते हैं कि कॉपर हो रखा है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना होता है?
है ना, 1 सेंटीमीटर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का होता है। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक कॉपर की एक छोटी सी पतली सी वायर है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ है, तो उसके उसमें जो एटम्स होंगे लगभग लगभग मान लो कि तुम्हारे 3 करोड़ 50 लाख होंगे। मतलब कि ये तुम्हारा 3 करोड़ मतलब बड़े आराम से 50 लाख एटम अगर मैं मान लूँ कि सिंपल सिंपल ऐसे 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 लाइन में अरेंज कर दूं, तो मैं उसको 1 सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेकर आ सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो तुम्हारे एटम्स के जो साइज होते हैं, एटम के जो तुम्हारे साइज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर कॉपर के अगर मैं एटम्स लेता हूँ 3 करोड़ 50 लाख, और मैं उसको आराम से मतलब क्या कहते हैं लाइन टू लाइन भी अगर लगाऊंगा, तो भी वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि हाँ यार, एटम्स का जो साइज होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन जब भी हम लोग इनके साइज को डिनोट करते हैं तो हम उनके रेडियस से डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि भैया जो एटम होता है वो आपका गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। तो अगर उसके साइज को बताना है कि कम है, छोटा है कि ज़्यादा है, तो उसका रेडियस से बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि एटम्स के साइज को जब भी इंडिकेट किया जाता है तो उसके एटॉमिक रेडियस हम क्या लिख देते हैं? एटॉमिक रेडियस, कि हाँ एटम के रेडियस के थ्रू हो गया ये चीज़ है, मतलब कि जो रेडियस का एटम बता रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा छोटे हो रखे, तो इसी वजह से जो इनकी यूनिट ली जाती है वो हमेशा तुम्हारे लेंथ की सबसे छोटी यूनिट, जिसको बोला जाता है तुम्हारा नैनोमीटर। नाम सुन रखा है तुमने कभी? बताओ मुझे नैनोमीटर का, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं कैपिटल मतलब क्या कहते हैं स्मॉल एन स्मॉल एम से डोनेट करते हैं, नैनोमीटर। बताओ मुझे, इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब देखो ये जो नैनोमीटर है ना, अगर मान लो कि इसको मैं अगर मीटर के इक्वल करना चाहूँ, 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है? इक्वल टू 1/10⁹ इसके इक्वल होता है। तुम समझ रहे हो ना 10⁹ मतलब कि अगर मान लो कि मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं 9, है ना? ये चीज हो गया। तो तुम सोचो मतलब क्या कहते हैं कि कितना छोटा हो रखा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 0.0000001, है ना? इस तरीके से आएगा। तो वो 1 मीटर है, मतलब कि इतना ज़्यादा तुम्हारा छोटा हो रखा है। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो अगर मान लो कि इसी को 10 की पावर अगर 9 मेरे को अगर फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसमें 10 की पावर को 9 को ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। और मुझे बताओ, अगर मैं 10 की पावर को 9 को ऊपर के लेके जाऊंगा तो क्या मैं 10 की पावर-9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जो कि मेरे को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भैया, ये जो 10 की पावर 9 है ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसी वजह से जो आपका टोटल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी बहुत ज़्यादा कम आएगी, जो आप बता रहा है कि हाँ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो रखी है। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अभी देखो, अगर मैं बात करता हूँ 118 एलिमेंट में तुम्हारा सबसे छोटा एलिमेंट, मतलब कि जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा छोटा है, तो वो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन का। कितना होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का लगभग लगभग होता है 0.037 नैनोमीटर। कितना होगा तुम्हारा? 0.037 नैनोमीटर, इतना छोटा होता है। और अगर मान लो तुमसे कोई बोल देता है कि भैया इसको मतलब क्या कहते हैं मीटर के टर्म में मेरे को समझाओ, नैनोमीटर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो तुम कैसे बोलोगे? कोई बात नहीं यार, मुझे मालूम है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू तुम्हारा होता है 10 की पावर-9 मीटर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 के साथ अगर मैं 0.037 अगर मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरे को इधर साइड भी मतलब क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 0.037। तो इधर मीटर हो जाएगा, इधर तुम्हारा नैनोमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 0.037 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की मतलब क्या कहते हैं कि ये 10 की पावर, या फिर तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना? ये किस किस तरीके से? 0.037 इंटू 10 की पावर-9 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम इसको चेक करना चाहो मीटर के टर्म में, तो तुम कैसे करोगे? 0.037 इस तरह से तुम मतलब 9 बार जीरो लगाओगे, और फिर जब तुम फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो तुम सोचो कितना छोटी वैल्यू आएगी। और ऊपर से और इसको हटा दो तो और मतलब क्या कहते हैं 3 जीरो, मतलब कि 12 जीरो। और फिर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मतलब न जाने कितनी बड़ी छोटी वैल्यू आएगी। तो वो तुम्हारे मीटर में बता रहा है ना? तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार, जो तुम्हारे एटम का साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और उसको हम डोनेट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। और उस यूनिट ली जाती है तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं नैनोमीटर। डोनेट किया जाता है एनएम से। और ये कितने के इक्वल होता है? कितने मीटर के इक्वल होता है? 1/10⁹ के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 = 10⁹मीटर, -10 9 मीटर। तो अगर मैं 118 एलिमेंट में सबसे छोटा अगर एलिमेंट लेता हूँ
तो मैं उसको बोल सकता हूँ तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तुम्हारा जो साइज होता है एटॉमिक रेडियस कितना होता है, 0.03 नैनोमीटर। अगर मीटर के टर्म में चेंज करना है तो मतलब अगर 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तुम 0.037 मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी मल्टीप्लाई करा दो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.037 नैनोमीटर, मतलब के आई वैल्यू आ गई। और जब तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.037 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, जो कि ये बता रहा है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रखा है, ये है ना। तो आप देखो ये जो तुम्हारा रेडियस है ना, ऑब्वियस ही बात है कि सबके, अगर मैं एलिमेंट की बात कर देता हूँ 118 एलिमेंट पे, तो सबके एलिमेंट डिफरेंट, मतलब कि ये जो एलिमेंट 118 एलिमेंट है ये सबके सब डिफरेंट है। तो अगर ये सबके सब डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि भैया इनके सारे के सारे एटम डिफरेंट है। तो अगर सबके एटम डिफरेंट हो रखे हैं तो कहीं ना कहीं इनके साइज भी तुम्हारे डिफरेंट होंगे, है ना। इनका मतलब क्या कहते हैं, मास भी हल्का फुल्का डिफरेंट होगा, है ना। इनका मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके से डिफरेंट होंगे। लेकिन हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं कि भैया आइसोटोप्स भी होता है, आइसोबार्स भी होता है, जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि हो सकता है कि एटम्स दूसरे दूसरे एलिमेंट के हो लेकिन मास सबके सेम हो, तो वो तुम्हारा आइसोबार हो जाता है। लो, ये चीज हो गया, है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि हमने फंडामेंटल डराइव कर रखे हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ वो जो 118 एलिमेंट है, वो 118 एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनके साइज और उनके मास डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि चलो साइज ही डिफरेंट होते हैं, साइज डिफरेंट होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि सबके तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस भी मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट होगा। तो अभी हमने मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन का पढ़ दिया था। हाइड्रोजन का कितना था तुम्हारा 0.037 नैनोमीटर। इस तरीके से अगर जैसे मान लो कि मैं कार्बन की बात कर देता हूँ, तो जो तुम्हारा कार्बन होता है, कार्बन का कितना होता है तुम्हारा 0.077 नैनोमीटर। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक लेता हूँ सिंपल सा नाम लेता हूँ। अच्छा कोई गेस करके बता सकता है कि ऑक्सीजन का कितना होता होगा, ऑक्सीजन का कार्बन से ज्यादा होता होगा या कार्बन से कम होता होगा, बताओ मुझे। ऑक्सीजन का कम। कम होता होगा, वेरी गुड। ऐसा कैसे सोचा कि कम होता है, तुमने ये एकदम सही क्योंकि बता। उसमें उसका वो ज्यादा होता है। क्या, ये ऑक्सीजन कार्बन से हल्की होती है। है ना, क्योंकि भैया कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है ना। और सॉलिड फॉर्म में अगर जिसको हम टच, क्योंकि कार्बन मतलब कोयला, तो अगर मान लो कि भैया जैसे कोयला हो गया, इन सबको मैं अगर टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उसके एटम का साइज ऑक्सीजन के मतलब क्या कहते हैं एटम के साइज से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं केवल गैसियस स्टेट ही तक लेकर आ पा रहा है। तो अगर गैसियस स्टेट तक लेकर आ पा रहा है तो मतलब वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना बड़ा तुम्हारे सॉलिड के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारे 118 एलिमेंट है, इनमें से जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे मतलब सॉलिड वाले हो रखे हैं, उनका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा आएगा, लिक्विड का उससे छोटा आएगा, और फिर उसके बाद गैस का उससे और छोटा आएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं ये। लेकिन पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। इतना आ गया ना। अब देखो क्या चीज है कि ये जितने भी तुम्हारे एटम्स है ना, तुम इनको अगर चाहोगे कि लो मैं तुम्हारे माइक्रोस्कोप से देख लूं, कौन से, लाइट माइक्रोस्कोप से, तो तुम इसको नहीं देख पाओगे। अगर तुमको इनको देखना तो तुम्हारे लिए कौन सा फिर तुम्हारा होना चाहिए, कौन सा माइक्रोस्कोप होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तक को भी देख लेता है कि तुम्हारे एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, ये जो तुम्हारे माइक्रोस्कोप होते हैं इलेक्ट्रॉन कैटेगरी, ये तुम्हारे अलग अलग आते हैं। जैसे किसी किसी को बोला जाता है तुम्हारा टेम बोला जाता है। टेम का मतलब होता है तुम्हारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक वैसे एक आ जाता है तुम्हारा स्टेम आ जाता है, तो स्टेम को बोला जाता है तुम्हारा स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मतलब कि इनकी ये मतलब कि उनकी अलग अलग मतलब पहचान है। हो सकता है कि टेम के थ्रू मतलब आइडेंटिफाई किया जा रहा हो सकता है स्टेम के थ्रू तुम्हारा आइडेंटिफाई किया जा रहा हो किसको, तुम्हारे किसी भी एटम के साइज को, कि ताकि हम लोग देख सकें कि एटम का होता कैसे है। अच्छा जनरली हम लोग देखते हैं ना, जैसे मैं कभी भी तुमको वीडियो वगैरह दिखाऊंगा तो तुमको पता चलेगा कि भैया ये एटम का न्यूक्लियस होता है, जहाँ आपका प्रोटॉन पाया जाएगा, न्यूट्रॉन पाया जाएगा, और उसके अराउंड मतलब क्या कहते हैं शेल होती हैं, जैसे के शेल पहली वाली शेल, फिर उसके बाद एल शेल, फिर उसके बाद एम शेल, फिर उसके बाद फिर एन शेल। इस तरीके से आ जाएगा, मतलब कि शेल डेराइव्ड हो जाएंगी। क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको कि हाँ भैया ये आपकी स्टार्टिंग वाली आपकी हो गई के शेल, फिर ये एल शेल, फिर ये एम शेल, और ये आपकी एन शेल, है ना। ये चीज़ है सेंटर में आपके मतलब क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें आपके पाया जाएगा आपका प्रोटॉन पाया जाएगा, इसमें आपका न्यूट्रॉन पाया जाएगा। हम जो इस तरीके से देखते हैं ना,
एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है, तुम्हारा क्लाउडी फॉर्म में होता है, मतलब कि क्लाउड जैसा रहेगा। मतलब कि अगर तुमको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से क्लाउड जैसा तुमको दिखाई देगा कि हाँ ये क्लाउड है, फिर एक इस तरीके से ऐसा क्लाउड है, तो उसी को हम लोग शेल के नाम पे बोल देते हैं कि हाँ इनमें शेल हो रखे हैं। लेकिन शेल बेसिकली क्या है, वो क्लाउड का फॉर्मेशन है कि जो हाँ एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाना चाह रहा है। लेकिन अगर तुम केवल शेल भी याद रख लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अभी मेरे को बताओ, ये शेल का जो अरेंजमेंट है KLMN, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो? नहीं भैया। नहीं। और एक मैक्सिमम चीज और याद कर लो मेरे बच्चों, कि मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा के सेल होता है, के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इतना बस केवल याद कर लो, कितने आ सकते हैं? भैया दो। दो। वेरी गुड, मैक्सिमम दो आ सकते हैं। ये चीज है। तो इसका मतलब है कि, और ये भी हमने पढ़ लिया कि भैया जो तुम्हारे नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस जो होती है सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं अनरिएक्टिव होती है, स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उनके आउटर सेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन केवल और केवल आपके हीलियम में आते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं हीलियम को अगर देखूंगा तो हीलियम के शेल में आते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी भी उसको मतलब क्या कहते हैं अपने आप को स्टेबल करना है, अगर दो लाकर, अगर उसके ये जो वैलेंस सेल, जैसे यहाँ वैलेंस सेल कौन सी है, एम सेल है, तो ठीक वैसे अगर मान लो कि किसी भी तुम्हारे एलिमेंट को अगर अपने आप को बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाके दो करके, तो कब हो पाएगा? जब वो केवल और केवल मतलब क्या कहते हैं कि के सेल में ही आएगा। और वो केवल एकमात्र केस बनता है जिसका है तुम्हारा लिथियम। याद रख लो, केवल लिथियम ही एक ऐसा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट है जो कि अपने उसमें मतलब क्या कहते हैं कि अपने जो के शेल में मतलब दो इलेक्ट्रॉन लाकर हीलियम जैसा बिहेव कराता है, स्टेबल कराता है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन लाकर। ऐसे तुम्हारा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं शेयर करके करता है, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिथियम है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डोनेट करके करता है, मतलब कि देकर करता है ना, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि लूज करके करता है। तो अभी मुझे मालूम है थोड़ा बहुत ये कम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही तुमको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मुझे बताओ, ये एटम्स के छोटे छोटे डिफरेंस ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो आओ, अब तुम लोग को दिखाते हैं, ठीक है। स्लाइड दिखाते हैं तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तुम लोग देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये एटम ही तो है। ये सेंटर में कौन सा है? तुम्हारा न्यूक्लियस है ना। इसके ये जैसे मान लो कि ये भी जो ये वाला है, ये भी क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? प्रोटॉन पाया जा रहा है, न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। इसके अराउंड क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये किस में घूम रहे हैं? रिंग में घूम रहे हैं। तो रिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ? शेल बोल सकता हूँ। तो पहली वाली रिंग कौन सी? तुम्हारी के है। दूसरी वाली कौन सी? तुम्हारी एल है। तीसरी वाली कौन सी? एम है, एन है। इस तरीके से मैं इसको डराइव कर सकता हूँ, है ना, ये चीजें। अभी आओ इसको और थोड़ा देखो, और अच्छे से समझ में आएगा ना। लेकिन हमें ये पता चल गया कि हाँ भैया, छोटे से एग्जांपल के साथ, कि जैसे अगर आपको घर बनाना है तो घर आपका तभी बन पाएगा जब आपकी ईंटें लाइन वाइज मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में मतलब क्या कहते हैं कि एक साथ लगे होंगे, है ना। तो मतलब इसी तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो भी होता है ना। कोई भी मैटर हो, केवल घर ही नहीं, सारे मैटर हो, वो बनते किस चीज से? तुम्हारे एटम से बनते। तो एटम को मैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकता हूँ। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में अगर समझाना होता तो मैं क्या बोलता हूँ कि एटम बेसिकली एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और कोई पूछे ये कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो तुम बोलोगे भैया एटम के अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होने वाली है। अगर उसके वैलेंस सेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सबसे स्टेबल होगा, मतलब कि वो नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे आपके नोबल गैस है। इनके उसमें मतलब क्या कहते हैं कि या तो दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं या तो इनके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। केवल दो तुम्हारे हीलियम में पाए जा रहे हैं, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब सारे उसमें पाए जा रहे हैं। लेकिन किसी के एल में पाए जा रहे हैं, किसी के एम में पाए जा रहे हैं, किसी के एन में पाए जा रहे हैं, किसी के ओ में पाए जा रहे हैं, किसी के पी में पाए जा रहे हैं। और अगर के की बात की जाएगी तो केवल और केवल तुम्हारे हीलियम में दो पाए जा रहे हैं, बस ये हो गया, है ना। तो तुम क्या बोलोगे कि भैया जितने भी एटम्स होते हैं वो तुम्हारे एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से करते हैं क्योंकि एटम्स के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं अराउंड जो घूमता है वो तुम्हारा बेसिकली वो होता है, मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके दो नहीं है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है उसके वैलेंस शेल में, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फिर वो केमिकल रिएक्शन में हम पार्टिसिपेट उसको करते हुए देखते हैं। तो अभी देखो ये चीजें, अभी अगर जैसे तुम इसमें देखोगे तो क्या है? ये चौक है। चौक इसमें कहाँ बोल सकते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, है ना। इसको ध्यान से देखो, ये कितना होता है तुम्हारा? ये 20 होता है। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, सब रट जाएगा, 20 तक तो मैं रटा ही दूंगा। ठीक है, ऐसे जैसे ये देखो, ये क्या है? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा वाटर हो रखा है, हाथ में क्या हो रखा है तुम्हारा? ये वाटर हो रखा है ना।
तो ये जो वाटर आया ये कैसे आया? ये सिंगल एलिमेंट से तो आया नहीं, दो एलिमेंट से मिलकर आया। एक है तुम्हारा हाइड्रोजन है और एक है तुम्हारा वाटर। और हमें ये भी मालूम है कि भैया कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, और बाय मास होना चाहिए, मतलब कि कितना 1:8 होना चाहिए, तभी आपका वाटर फॉर्म होगा। तो हम इस तरीके से हम मतलब क्या करते हैं, हम अपना वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये चीज कर लेते हैं, है ना। तो अभी अगर जैसे तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो गया, तो ये कंपाउंड के फॉर्म में है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो तुम्हारा एक तुम्हारी चौक हो, चाहे वो तुम्हारा पानी हो, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं कुछ भी हो, सारे के सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट से मिलकर बन रखे हैं। कौन से एलिमेंट्स में? यही सारे एलिमेंट जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में हैं। अब हो सकता है कि वो फ्री स्टेट में हो, सिंपल एलिमेंट से मिलकर बना हो, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, चौक हो गया, ये तुम्हारी है ना जिसको हम लोग कैल्शियम की चौक बोल देते हैं, ये हो गया। या फिर हो सकता है कि तुम्हारा कंपाउंड के फॉर्म में हो। कंपाउंड के फॉर्म में जैसे जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बहुत सारी चीजें। इन्फिनाइट नंबर हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो बना सकता हूँ मैं, मतलब कि कंपाउंड बना सकता हूँ। लेकिन सारे के सारे कहाँ से बनने होंगे? सब के सब ये तुम्हारे 118 एलिमेंट से बनने होंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। हाँ भैया। लेकिन ये जितने भी 118 एलिमेंट है, सब के सब तुम्हारे एकदम फ्री नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से मतलब उनको हम लोग फ्री स्टेट में नहीं रखते हैं, वो अपने साथ एक को और लेकर आते हैं, कंबाइन करके चलते हैं कि ताकि हाँ ठीक है वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट कर पाए। और जैसे अपने आउटर शेल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यार वो तो दो एटम मिलकर मतलब क्या कहते हैं कि अब बन रहा है, मतलब स्टेबल हो रहा है, तो हम उसको डाई एटॉमिक पार्टिकल बोल देते हैं। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं अभी तुमको इसको दिखाता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन इस तरह से एग्जांपल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तभी हम लोग H2O2 F2I2 Cl2 Br2 लिखते हैं। और ये सारे के सारे एटम्स कैसे होते हैं तुम्हारे? डाई एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं डाई एटॉमिक्स पार्टिकल। तो तुम देख सकते हो यहाँ, तुमको अगर हो सकता है कि डाई एटॉमिक पार्टिकल तुमको आराम से पता चले, जैसे ये तुम्हारा हाइड्रोजन जो ग्रीन कलर का हो रखा है ना, क्या हो रखा है तुम्हारा? हाइड्रोजन जो तुम्हारा ग्रीन कलर का हो रखा है। ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये 8वां नंबर हो गया, ठीक है। फ्लोरीन की बात करोगे तो ये 9वां नंबर हो गया। आयोडीन की बात करोगे तो ये 53 वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर तुम क्लोरीन की बात करोगे तो ये 17 वाला हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगर तुम ब्रोमीन की बात करोगे तो ब्रोमीन कहाँ आएगा तुम्हारा, है ना, ब्रोमीन बी आर कहाँ गया? बेरिलियम बोरॉन, बी आर, ठीक है। ये कैल्शियम के नीचे। कैल्शियम के नीचे नहीं, कैल्शियम के नीचे कहाँ है? कैल्शियम के नीचे SR है, ठीक है। ब्रोमीन, अरे नहीं भैया, ये सल्फर जो है उसके बाद जो Cl है उसके नीचे जो Br है। हाँ ये ब्रियान 35 नंबर, ठीक है। बल्कि मेरे को एटॉमिक एटॉमिक नंबर नहीं आता है ये। तो ये तुम्हारा ब्रोमीन हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? तुम्हारे डाई एटॉमिक पार्टिकल है। तो अभी देखो जैसे मैं तुमको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तुम अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन के तुम्हारे कौन है? एटम है। हमें पता चल गया कि हाँ देखो, अगर जैसे तुम ध्यान से ऊपर देखो तो हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? बताओ मुझे, ऊपर वाले डायग्राम में देख के बताओ, ऊपर भैया वाले ये डायग्राम में कितने घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं उसके उसमें? ये एक। एक घूम रहा है। स्टेबल है? नहीं भैया। नहीं है। अगर इसको स्टेबल होना है तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो दो होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। अब अगर इसका वैलेंस सेल अगर केवल K सेल है तो उसमें दो ही आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते, है ना। तो इसका मतलब है कि हाँ भैया इसके वैलेंस सेल मतलब क्या कहते हैं, K ही सेल है। अगर इसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन ले आऊं तो ये बड़े आराम से स्टेबल हो जाए। तो इसके पास तीन तरीके हैं। अगर ये मतलब क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो फिर तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब अगर मान लो कि ये गेन कर लेता है तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब अगर मान लो कि ये तुम्हारा शेयर कर लेता है तो ये हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, जितने भी तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल है ये तुम्हारे शेयर करते हैं, ये चीज़ है। तो अभी अगर जैसे तुम फिर से इस वीडियो को देखो अगर, तो देखो ये एक तुम्हारा हाइड्रोजन का एटम आ रहा है और ये एक हाइड्रोजन का एटम आ रहा है, और ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ कि ये जो तुम्हारा एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, तो इस हाइड्रोजन को लग रहा है कि यार इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या बोलेगा, अबे भाई मेरे सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और मेरी शेल तो K शेल भी है, मैं तो भाई स्टेबल हो गया, है ना, ठीक है, ये हो गया। ठीक वैसे ये वाला भी हाइड्रोजन बोला है कि अरे मेरे भाई मेरे पास भी मतलब क्या कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन आ गए और मेरी भी K सेल है और मैं भी देखो स्टेबल हो गया। लेकिन मतलब क्या कहते हैं ये एक्चुअली में मतलब क्या कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं,
दो मतलब क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये कैसे आ रहे हैं, तुम्हारे शेयर करके आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये गिव और टेक कर रहे होते तो ये आयंस के फॉर्म में आ जाते। तो अभी आयंस के बारे में बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हमको क्या पता चल गया कि हाँ भैया ये शेयर कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अगर दो शेयर कर रहे हैं तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो H2 लिखा है ये एक तरीके का मॉलिक्यूल है, और ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या बोल सकते हैं उसको, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कि दो उसमें मिल बन रखे हैं। और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरा, जब भी मतलब क्या कहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ना, तो हम वो ज्यादातर तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनाए, ज्यादातर नहीं वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो इनके बीच में जो तुम देख रहा हो ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो रखा है, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो रखा है। ठीक जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अगर तुम लास्ट में शेल में देखोगे तो तुमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6। अब मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है, स्टेबल है, हेलो, नहीं ना, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, अभी अगर जैसे, क्यों कुलदीप, अभिषेक, हाँ भी आवाज आ रही है, मैं वो आ रही है ना? सुनना था। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस, जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो वैलेंस सेल का कौन सी शेल होगी, के होगी या एल होगी, बताओ मुझे। भैया एल। एल होगी, वेरी गुड, तुमने एकदम सही बताया। अब मैंने बोला कि यार अगर इसके वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है, लेकिन मुझे बताओ क्या इसके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं भैया, आठ नहीं नहीं है, है। 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अब देखो, अब ये तुम्हारा शेयर नहीं करेगा, है ना, अभी जैसे मैंने बोला था ना ज्यादातर शेयर कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या करता है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसमें भी शेयरिंग हो जाती है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं तुमको शेयरिंग दिखाई दे जाएगी। तो जो तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल है जैसे O2, वो तुम्हारे डबल बॉन्ड से बनते हैं, H2 तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से बनता है, N2 तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये हो गया। जैसे इसको देखो O2 वाले को, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का इसका मतलब एक एटम तुम्हारा आपस में जाके मिल रहा है। अभी अगर जैसे तुम ध्यान से इसको देखे होगे, एक बार फिर से तुमको दिखाते हैं, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एटम एक साथ मिलकर आके अपने आप को स्टेबल कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि उनको जरूरत है, क्यों, क्योंकि भैया उनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, जो कि मतलब उनको अनस्टेबल बना रहा है। उनको चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो ये 8 कैसे, तो अभी अगर जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो अब इनके पास 8 हो गए, दो इधर से हो गए, दो इधर से हो गए, 4 इधर से हो गए। तो इसका मतलब कितने हो गए, इसके पास टोटल 8 हो गए। अब इस वाले ऑक्सीजन का देखो, तो दो इधर से हो गए, दो इधर से हो गए, 4 इसके भी हो गए। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयर करके आपस में क्या कर ले रहे हैं, ये बड़े आराम से अपने आप को स्टेबल कर ले रहे हैं। तो तुम अगर देखोगे तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कि एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। इसी वजह से लिख रखा है कि हाँ जो तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो तुम्हारा डबल बॉन्ड से एक दूसरे को मतलब डाई एटॉमिक पार्टिकल बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, ये तुम्हारा मतलब ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, तो जैसे देखो नाइट्रोजन के इसमें आउटर शेल में कितने हैं, केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा कि आपस में देखो एक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं, शेयर कर लेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने शेयर किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा बेसिकली आपस में तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, इसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं इन्होंने अपना मतलब डाई एटॉमिक पार्टिकल बनाया। तो डाई एटॉमिक पार्टिकल N2 Br2, तुम्हारा I2, है ना, तुम्हारा F2, ये सारे के सारे। और ये क्यों, क्योंकि स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इनके वैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे, या तो इनके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन केवल और केवल अगर दो हैं तो वो आपके के ही शेल में पाए जाने चाहिए। बाकी आपका L M N O और P कहीं भी हो सकता है। क्लास थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन जैसे ही तुम चैप्टर को कंप्लीट करोगे तुम्हारे हाथ में होगा पूरा चैप्टर कि यार भैया ने क्या बताया था। ठीक है, ये चीज़ है, तो इस चीज़ को जानो। अब ये भी हमने समझ लिया कि हाँ यार एटम काफ़ी छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अगर मैं इसको मतलब इसके अगर जैसे मान लो कि 35 मतलब कि इस मतलब 3,50,000 करोड़, 3 लाख मतलब 50 लाख अगर आराम से भी अगर मैं कॉपर के एटम्स को अरेंज करता हूँ एक एक जोड़ जोड़ के लाइन में, तो वो केवल और केवल 1 सेंटीमीटर तक ही बना पाएंगे। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इनके जो साइज़ को इंडिकेट किया जाता है वो हम लोग एटॉमिक रेडियस से इंडिकेट करते हैं, और एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजर करते हैं तुम्हारा नैनोमीटर से करते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है तुम्हारी लेंथ की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा एनम से करते हैं। तो अगर तुमको उसको मीटर के टर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम कैसे करते हो कि हाँ 1 नैनोमीटर तुम्हारा 1/10⁹मीटर होता है। और अगर इसी 10⁹मीटर को ऊपर में ले आऊंगा तो ये तुम्हारा -9 हो जाएगा। बस केवल ये चीज़ हो गया, है ना। इसके हिसाब से अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एटम होता है। इसका जो तुम्हारा
वो होता है मतलब क्या कहते हैं कि जो उसका रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस वो तुम्हारा 0.37 नैनोमीटर होता है। तो अगर मुझे इसको मतलब क्या कहते हैं कि मीटर के टर्म में चेंज करना है तो बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड करा दिया तुम्हारा इसको मतलब क्या कहते हैं कि मीटर के साथ। तो 0.037 इंटू 10 की पावर 9 मीटर तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा हाइड्रोजन एटम का रेडियस होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ना। तो ये हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर तुम नीचे आओगे तो ये कुछ एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में, जिनके अलग अलग तुम्हारे ये रेडियस दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। और अगर तुमको बस इनको अगर मीटर में टन कन्वर्ट करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 मीटर कर देना बस, है ना। क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 लगा देना, बस वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये जो 10 की पावर 9 आ रहा है ये बताना ही चाह रहा है कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू। तो नैनोमीटर के टर्म में अगर समझ सकते हो तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझना तो ऐसे समझ लो, ये चीज़ हो गया। ठीक है, आ जाओ अब देखो इसके बाद, है ना, कि हम अगर आपको देखना है तो अब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन एटम असली में दिखता है। देख रहा हो ये कैसे दिख रहा है, ये क्लाउड के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे क्लाउड के फॉर्म में। और इसका एक जो पहला वाला क्लाउड है अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो क्लाउड तुमको दिख रहा है वो क्या है, वो तुम्हारा के सेल है। और ये जो बीच में तुमको जो सेंटर में दिख रहा है, ये तुमको सेंटर में क्या दिख रहा है, ये उसका मतलब न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में यहाँ तुम्हारा सिंगल मतलब क्या कहते हैं, एक ही प्रोटॉन पाया जा रहा है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। इसी वजह से इसके जो आइसोटोप्स होता है वो तुम्हारा प्रोटियम वाला होता है, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम वाला नहीं होता। वो आइसोटोप जब पढ़ाएंगे तब तुम्हें और समझ में आएगा। बस केवल अब इतना समझो कि हाँ भैया जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखा है, एटम हो रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाओगे, लाइट माइक्रोस्कोप से तो आप भूल ही जाओ, है ना। और उसमें भी एडवांस पर्सन होने चाहिए, जैसे टेम जो कि तुम्हारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर तुम्हारा स्टेम जिसको हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो ठीक है, अब चलो इसका आंसर बता दो अभिषेक। अभिषेक, कुलदीप। भैया अभी In chemistry, how is an atom defined? The smallest particle of element that can take part in a chemical reaction. वेरी गुड, आ जाओ यश। using an analogy, atoms are described as the building blocks of all matter, similar to how house are made up of what? The हम्म, option B bricks. ब्रेक्स है ना। ये क्वेश्चन नहीं बोले क्या, मुझे बताऊं, सारे मैटर अगर तुम्हारे एटम से मिलकर रखे हैं तो उसको कैसे सिमिलर कर सकते हो कि हाउस किससे से मिलकर बने, ब्रिक से मिलकर बनने का, है ना। ये चीज है, तो उनको एटम्स की कैटेगरी में ऐसे डिफाइन करने की बोला है। चलो उसका बताओ आंसर। Why do atoms of most elements not exist in free state? क्या They होता are है? very reactive. दे आर वेरी रिएक्ट, नहीं, हाँ वेरी रिएक्टिव, वेरी गुड। हाँ ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। How do the atoms of elements like hydrogen, oxygen, and chlorine typically exist? हम्म, बताओ मुझे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के जो तुम्हारे एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट मतलब सिंगल एटम, नॉर्मल मतलब हाइड्रोजन जैसे, ऑक्सीजन जैसे, या फिर तुम्हारे हमेशा दूसरे एटम के साथ मिलकर करेंगे डाई एटॉमिक पार्टिकल के थ्रू, ये है। बताओ मुझे। The option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is a unit of measurement used to indicate the size of an atom, also known as atom radius? Nanometers. नैनोमीटर्स, वेरी गुड। आ जाओ अभी इसका आंसर बताओ। The option D. हाँ 10 की पावर -9 मीटर। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आंसर देना है। बताओ आंसर, क्वेश्चन पढ़ो। तो ये कुलदीप की बारी है ना। हाँ कुलदीप पढ़ ही नहीं रहा, तुम Which पढ़ो। element is identified as having the smallest atom of all according to the text? हम्म, Hydrogen. हाँ Yeah, D. हाँ डी हाइड्रोजन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The text suggested that approximately how many copper atoms arranged end to end would cover a distance of about 1 centimeter. हम्म भैया ऑप्शन सी। वेरी गुड, है ना, 3 लाख, वो 3 करोड़ 50 लाख, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ।
How are the two hydrogen atoms in a diatomic hydrogen molecule generally bonded? हम्म By a single bond. बाया सिंगल बॉन्ड वेरी गुड आ जाओ अब इसका आंसर बताओ Which type of covalent bond is typically formed when two nitrogen atoms combine to form a diatomic nitrogen molecule? भैया ऑप्शन सी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स वेरी गुड है ना क्यों क्योंकि बेस के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये हो जाता है अब आ जाओ अब इसका आंसर बताओ Which element listed in the table has the largest atomic mass? Gold. नहीं कैल्शियम का होता है ठीक है ये भैया उसने मास पढ़ लिया था बल्कि वो रेडियस लिखा था। वो रेडियस है हाँ ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ What scientific instruction which uses electrons for its working is capable of producing extremely magnified images of tiny objects like atom? भैया ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वेरी गुड है ना या फिर तुम्हारा स्कैम टनलिंग माइक्रोस्कोप भी हो सकता है डी वाला भी हो सकता है ना ये भी हो सकता है चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ According to the table, which of the following elements has a atomic radius smaller than 0.100 nm? मुझे बताओ Oxygen. ऑक्सीजन बाकी सब मतलब क्या कहते हैं या तो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा उसके फॉर्म में होते हैं डेंसली होते हैं इसी वजह से इनका एटॉमिक रेडियस तुम्हारे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है ये आ जाओ